नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ता तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ और सिर्फ महाविनाश का रास्ता जाता है। अपनी साम्राज्यवादी सोच, चौधराहट और दुनिया भर में दखलंदाजी करने की आदत से मजबूर अमेरिका एक बार फिर से एक संप्रभु राष्ट्र को अपनी सनक की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार और राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मौत को दावत देने वाले एक ऐसे जमीनी हमले यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन का खाका खींच रहे हैं जो खुद अमेरिकी सेना के लिए एक भयानक कब्रगाह साबित होने वाला है। अपनी ताकत के नशे में चूर अमेरिका ये भूल रहा है कि ईरान पर हमला करना किसी भी महाशक्ति के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। लेकिन अमेरिका की इस दुस्साहसिक हिमाकत का जवाब देने के लिए ईरान ने भी एक ऐसा खौफनाक कदम उठाने की चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो इस आशंका के बीच में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है ईरान की तरफ से, एक ऐसा ऐलान जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यह कहा गया है ईरान की तरफ से कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का मुंहतोड़ जवाब देंगे और ग्राउंड ऑपरेशन होने पर अपनी ही जमीन को उड़ा देंगे। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने चेतावनी दी है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो हम अपनी ही जमीन पर बमबारी कर देंगे। जंग में अपनी ही जमीन पर बमबारी करना जायज है, ईरान कह रहा है, और मिलिट्री की भाषा में इसे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। ईरानी सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने की भी धमकी दे दी है। इसी के साथ कुवैत, बहरीन जैसे पड़ोसी देशों पर जमीनी हमले करने की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम सीधे सीधे अपनी जमीन उड़ा देंगे, अपने पुल, अपने रेलवे नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे ताकि हमारी जमीन का इस्तेमाल हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ न कर सके। और ईरान का यह अभूतपूर्व फैसला ट्रंप के ग्राउंड प्लान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। अमेरिका को अब यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ईरान की सरजमीन पर कदम रखना सीधे महाविनाश को खुला निमंत्रण देना है। अब आज इसी मुद्दे पर विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपको रूबरू करवाऊंगी, उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का ग्राउंड प्लान, अपनी ही जमीन उड़ाएगा ईरान। यूएस रखेगा ईरान में कदम, आईआरजीसी कर देगा सब भस्म। ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान अमेरिका के लिए नहीं आसान। भस्मासुर बनेगा ईरान, तेहरान बनेगा यूएस सेना का शमशान। ट्रंप युद्ध पर अटल, अमेरिकी सेना ने दिखाया रेड सिग्नल। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए ईरान अपनी जमीन पर सच में बम बरसाएगा या बरसा सकता है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हकीम रजा ईरान मामलों के जानकार हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हकीम रजा, आप ही बताइएगा कि ये किस तरीके का फैसला है, ये दुश्मन को रोकने के लिए अपनी जमीन को उड़ा देना, क्या यही एकमात्र रास्ता ईरान के अंदर रह गया है? नमस्कार सबको, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऐसा तो मैंने कंटिन्यू पूरे ईरान की खबरों में और पूरे इंटरनेशनल मीडिया सबसे मैंने आगाह हूँ। ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि जैसे आप बता रहे हैं कि अपनी जमीन ही उड़ा देगा, ये कहीं भी है ही नहीं। कहीं पर भी कोई न्यूज में भी कोई भी जो रिलेवेंट सोर्स होता है ना, जो ईरान के, ऐसा नहीं कि वो ईरान इंटरनेशनल बोल दिया वगैरह वगैरह, जो अमेरिकन मीडिया है वो बोले। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया, हमने तो पूरा नाम लेकर के बताया। का जी अकरमी का कोई भी सोर्स है ना, डायरेक्ट कोई मीडिया सोर्स नहीं है। अगर हाँ, इससे पहले बताया था कि अगर वो खत्म रखेंगे, अगर ग्राउंड इन्वेजन में आएंगे तो वी आर वेलकम,
हम उनको खुशामदीद करते हैं। जैसे ही आएंगे तो वो मारेंगे, जब जमीन पे आएंगे तो जमीन के अंदर ही मारेंगे ना उनको। जब ग्राउंड में एंट्री लेंगे तो चाहे वो ऊपर से बरसाए या जीरो लेवल में उड़ाएंगे, कैसे भी वो करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने बताया कि अगर आप जमीन पे हमारे आएंगे तो पड़ोसी देश में, खाड़ी देश में जितने भी आपके बेसेस हैं हम उसको ले लेंगे। जैसे ये आएंगे ईरान में तो वो ईरान उनके बेसेस पूरी तरह कब्जे में ले लूंगा। ये तो क्लियर उन्होंने मैसेज दिया हुआ है। ऐसा कोई भी उड़ा दूंगा बोलने से उड़ाएंगे डेफिनेटली। उनके कुछ भी वेपन्स है, कुछ भी रहेंगे तो मारेंगे डेफिनेटली। अगर उनकी फ्लाइट आए तो उड़ा मार देंगे। अगर कोई लैंड करेगी लैंड इसमें उसी तरह कई आइलैंड्स ऐसे हैं ईरान में, खार्ग आइलैंड ओनली वो ट्रांजिट पॉइंट है, वहां पर आबादी नहीं रहती है। और दूसरे आइलैंड्स भी ऐसे हैं कि जहां पर आबादी नहीं है, सिर्फ बिजनेस ट्रांजिट हब्स हैं। अगर वहां पर भी आएंगे तो मारेंगे, आबादी तो नहीं है। जी ठीक है कर्नल संजीत सिरोही, हालांकि मेरा सवाल बहुत अलग था। मैंने सीधे पूछा कि जो ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिकी सेना बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए उतरती है तो हम अपने पुल, अपनी रेलवे, अपनी जमीन सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन दुश्मन देशों को अंदर नहीं आने देंगे। अब यही स्ट्रेटजी रहेगी। हालांकि अभी अमेरिका इस बारे में क्या सोच भी रहा होगा कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा। मीनाक्षी जी धन्यवाद, जय हिंद। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, ये जो बोला गया है कि ये तो कोई नई चीज नहीं है। कहीं भी कोई देश जब आपके जमीन के अंदर आ जाता है तो फिर जो है क्लोज कॉम्बैट लड़ाई जब होती है, आमने सामने लड़ाई होती है, तो एक दूसरे के ऊपर फायर किया जाता है, गोलाबारी की जाती है। वो चाहे आपकी जमीन में हो चाहे दुश्मन की जमीन में, देयर इज नथिंग न्यू। पर ये जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी है, ये कोई पहली दफे नहीं की जा रही है। जब साइनो जैपनीज वॉर हुआ था 1937 टू 45 में, तो चाइनीज ने भी अपने ही जो है खेतों में आग लगा दी थी, अपने रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था ताकि वो जैपनीज उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसी तरीके से जब रशिया के इन्वेजन हुआ, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, उस समय जब रशियन ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास तौर पर क्या होता है जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं जो कि दुश्मन इस्तेमाल कर सकता, उनको उड़ा दिया जाता है ताकि वो इस्तेमाल ना कर सके। तो ये जो ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामी यहाँ है, इन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। वो अमेरिका को ये बताने के लिए कितने हम प्रतिबद्ध हैं, कितना हमारे अंदर जुनून है। अगर कोई भी आप जो है ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो हम उसमें भी नहीं हिचकिचाएंगे कि हम अपने ही जमीन के ऊपर गोलाबारी या मिसाइल या ड्रोन मारे। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। कोई भी देश होगा तो वो ऐसा ही करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ये ग्राउंड इन्वेजन करता है, पहली बात तो ग्राउंड इन्वेजन वो बहुत लास्ट रिजॉर्ट है और उसका भी कह नहीं सकते करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मुश्किलें अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक हब है जहां से 90% जो है उनका तेल वगैरह जो वहां से निर्यात होता है। लेकिन अगर उस पर भी हमला करता है तो ईरान के पास ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं, जैसे अभी मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, उसमें सेमनान है, जईदान है, इसराफान है। वहां से जो है मिसाइल और ड्रोन से फायर किया जा सकता है। और अगर ग्राउंड ट्रूप्स खर्ग आइलैंड में रहते भी हैं, आ भी जाते हैं अमेरिकन ट्रूप्स, तो उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये, और दूसरी चीज जो मताकी साहब जो उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम कुवैत और बहरीन पे हमला करेंगे और वहां से अमेरिकन हॉस्टेजेस को ले लेंगे और ईरान में ले आएंगे और फिर जो है लेवरेज वो इस्तेमाल करेंगे प्रिजनर्स का, अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए और अमेरिका को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए। जी ठीक है अरविंद सिंह तेजावत जी, अभी जो स्थिति बनी हुई है वो साफ ये कह रही है कि अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होने वाली है, कोई एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ने वाला है और झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या सिर्फ यही एक मसला बचता है कि अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर विजय हासिल करनी है तो बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा? जी ये तो सच है मीनाक्षी जी कि बिना बूट्स ऑन ग्राउंड कोई भी कंट्री किसी पे भी जीतने का दावा कैसे कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी करता है तो जैसा कि कर्नल साहब ने कहा है, वो पहले जो कोस्टल एरियाज हैं, खाग हैं या बंदर अब्बास हैं या तमाम जो जगह है, वहां पे वो कब्जा करने की कोशिश करेगा यूनाइटेड स्टेट, और फिर वहीं से वह अंदर घुसने की कोशिश करेगा। पर यह बहुत ही आसान काम नहीं है, क्योंकि
आप इसे इराक मत समझिए। जो 90s का इराक था और अभी का 2026 का ईरान है, दोनों की ताकत में, दोनों के इन्फ्लुएंस में, दोनों की प्लानिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान अपने आप में एक बड़ी सैनिक ताकत है, भले वो अमेरिका के मुकाबले में कुछ भी ना हो, पर फिर भी इतना भी कमजोर नहीं है। तो लंबी लड़ाई चलेगी। भारत जैसे देशों के लिए ये वाकई दुविधा की स्थिति है और अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे बहुत जल्दी, खासकर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए। मीनाक्षी जी। हकीम रजा जी, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपकी तैयारियां पूरी हैं, और अगर तैयारियां पूरी है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा कोई बयान नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसी भी तैयारी है तो क्या उसकी आवश्यकता है? जी, इन्होंने वेल प्रिपेयर्ड हैं, ये कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तो लंबी जंग के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट जंग नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सालों हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर वो ग्राउंड में आएंगे तो ये वापस पूरे जितने भी ये हैं कंट्रीज, खाड़ी देश हैं, वो देशों में वो ये जाके वो कब्जा कर लेंगे, वापस नहीं आएंगे, पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। जैसे कब्जा करेंगे तो वहां पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, पूरे जितने खाड़ी देश हैं वहां पर किंगडम हट के डेमोक्रेसी, यही एक फाइनल होगा। तो पूरी तरह ईरान प्रिपेयर्ड है, ईरान यहाँ पर कोई रकम से पीछे नहीं हट रहा है, पूरी तरह तैयार है कि हम लोग अगर अगर वो लैंड में आएंगे तो ईरान के लिए बहुत अच्छा है, बता रहे हैं वो। लोकली मैंने कई लोगों से बात किया तो बोलते हैं कि वो आएंगे तो हमारे लिए बहाना मिलेगा उनकी लैंड में जाके लेने के लिए। तो वो कभी भी क्या है, जितना वो करेंगे, वो ग्राउंड में आएंगे, ये ग्राउंड में जाएंगे, वो पुल मारेंगे, ये पुल पे मारेंगे, ये मिलिट्री बेस पे मारेंगे, वो मिलिट्री बेस पे। रिटेलिएशन है ईरान का पूरी तरह है, जितना वो मारोगे उतना हम करेंगे, आप हमारी जमीन में रखेंगे, आपकी जमीन में हम जाएंगे। ये ईरान का साफ स्टेटमेंट है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, दूसरी दोहराई बात ही नहीं है। आप देख लीजिए, जितने भी 40 दिन की जंग हो गई, जितना वो अगर वहां जहां पर भी मिलिट्री पे मारेंगे, वो मिलिट्री के, जहां पे वो वाटर प्लांट पे या पावर पे, ये भी, जहां पे पुल पे मारेंगे, ब्रिजेस पे मारेंगे, ये भी मारेंगे। जो जितना हमारे ऊपर हमला होगा उसके बराबर का हम रिटेलिएशन करेंगे, ये इनका है और वेल प्रिपेयर्ड है। ऐसा मत समझो कि अमेरिका और इसराइल की ताकत पूरी तरह ये 40 डेज के बाद पूरी तरह खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो बातें कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं हर दिन हर घंटे एक एक ट्रम्प का नया स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 90% खत्म हो गई। अरे भाई 90% नेवी खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई, तो आप किससे लड़ रहे हैं? खत्म हो गई तो क्यों डर रहे हैं? क्यों नेगोशिएशन टेबल पे लाएंगे? क्यों नहीं आपकी एक शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेके जा रहे हैं? दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, आप दूसरा बाबुल मंदब भी बंद कर दिए, क्यों नहीं आप खोल सक रहे हैं? ये बातें करना अलग होती है। वो बोल रहे हैं कि तुम जितना भी बात कर लो, प्रैक्टिकली जब तक ईरान नहीं चाहेगा मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं होगा। अब इतना पावरफुल कंट्री हो गया, जो ईरान चाहेगा वही होगा। अमेरिका कुछ भी बोल ले, नाटो कुछ भी बोल ले, इसराइल कुछ भी बोल ले, और इसराइल और अमेरिका को अलग समझते ही नहीं। अभी देख लीजिए, जितने खाड़ी देश थे, जितने भी थे जो गल्फ स्टेट्स, पूरे जितने उनके बेसेस थे तकरीबन खत्म कर दिए। अब जॉर्डन बाकी था, जॉर्डन को मार दिए। अब सीधे नेक्स्ट कुछ भी होगा तो इसराइल को मारने के लिए, इसराइल एक बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, उसको मारने के लिए वो पूरे जमीनी हमवार कर दिए। क्योंकि वो इसराइल लॉन्ग रूट होता है, लंबा है रास्ता, तो इनके मिसाइल ने हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और फतेह 1, 2, सीजील वगैरह यूज करना पड़ता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये वो मारना गिरा है बोल के रास्ते में जितने भी वो डिफेंसिव सिस्टम्स थे अमेरिका के, पूरे जितने भी थे बेसेस में, सब खत्म कर दिया। फाइनली एक जॉर्डन था लास्ट 40 डेज के जो जंग में, जॉर्डन बहुत ज्यादा उसको ड्रोन्स गिराने में, मिसाइल गिराने में मदद किया था, तो जॉर्डन में भी पूरी तरह हमला करके वहां पे भी टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी पूरी तरह आप उनके डिफेंस कैपेसिटी है ही नहीं अमेरिका के पास। क्यों नहीं अब ईरान सिर्फ कोस्टल में ही, सदर्न ईरान में ही मार रहा है? क्यों नहीं तेहरान के पास आ रहा है? क्योंकि ईरान की अभी एक डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग हो गई है और उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बातें करके नेगोशिएशन टेबल पे लाना है, वो ईरान हरगिज अभी नेगोशिएशन टेबल पे आएगा नहीं। नेगोशिएशन टेबल पर ला करके बचा क्या है? अब कुछ बचा हुआ है कर्नल संजीत सिरोही इसमें बातचीत करने के लिए? बातचीत जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था उसके पहले से चल रही थी, 27 तारीख तक चल रही थी, 28 तारीख को डेलीगेशन ईरान नहीं पहुंचा और हमले कर दिए जाते हैं, तो बातचीत जैसा रह क्या गया है? तो मीनाक्षी जी, बातचीत करने के लिए कुछ नहीं रह गया है, लेकिन मैं जो हकीम राजा साहब बता रहे हैं, जो ये पिक्चर पेंट कर रहे हैं,
कि ईरान के पास इतनी ताकत है और ईरान कभी झुकेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान झुकेगा कि नहीं झुकेगा, लेकिन जो यूएस आर्मी की और उनकी आर्म फोर्सेस की जो क्षमता है वो ईरान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर 15 दिन तक इसी तरीके से लड़ाई चलती रही और जिस तरीके से अमेरिका जो है ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, लेकिन आप देखिए ईरान की जो है हमले की फ्रिक्वेंसी जो है पहले से कम हो गई है। ईरान मिसाइल फायर करता, उनमें से एक दो मिसाइल जो है चली जाती है, हिट करती है, बाकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब अमेरिकन स्ट्राइक करते हैं तो उनकी मिसाइल्स को इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं होता, वो टारगेट को हिट करते। बर्बादी ईरान में पूरी हो रही है। अब हकीम राजा साहब बोल रहे हैं कि मैं वो लोगों से बात कर रहा हूँ, वो बात अलग है। जैसे वो अमेरिका के लिए बोल रहे हैं कि अमेरिका बोलता है और इतना नहीं कर पाएगा, तो इसी यही बात ईरान की भी है। ईरान भी जो ये बोल रहा है कि हम ये कर दें वो कर दें, ये रेटोरिक है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक दूसरे को डराने की, धमकाने की और एक दूसरे को डिमोरलाइज करने की टैक्टिक्स है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है और आने वाले समय में मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 15-20 दिन तक इसी तरीके से अमेरिका हमला करता रहा तो ईरान की जो लड़ाई लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी और जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो है अमेरिका जो उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, उनके पावर प्लांट्स पे करेगा तो ईरान भी हमला करेगा, ये नहीं है। लेकिन अगर रेशियो देखी जाए दोनों की तो नुकसान जो है ईरान का बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिका का ईरान अभी फिलहाल के लिए तो हर जगह से घिरा हुआ है, जहां से अमेरिका उसे निशाना साध करके बार बार हमले करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, इन सब के बीच में अब इजराइल का क्या रुख है? इजराइल कहाँ गायब है? एक तरफ वो वक्त मांग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, वक्त वहां से मिला नहीं। मिडिल ईस्ट में भी गुम से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इजराइल ने अपना काम कर दिया है, वो था अमेरिका को एंगेज करना। तो यूनाइटेड स्टेट एंगेज हो चुका है, अब ईरान और यूनाइटेड स्टेट लड़ रहे हैं। इससे पहले जो लड़ाई थी, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से ये लोग नरसंहार कर रहे थे, ऐसे में ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा था, हिजबुल्लाह वगैरह को। हमास के बहुत नुकसान के बाद में हिजबुल्लाह हुती एक्टिव हो गए थे। तो इन सबको ठंडा करने के लिए जो इजराइल कर सकता था वो था यूनाइटेड स्टेट को एक्टिव करना। वो कर दिया है, अब वो शांति से देख रहा है, वह लड़ाई देखा है, क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, अब वो यूनाइटेड स्टेट लड़ रहा है। मीनाक्षी जी, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पूरी तैयारी थी। हकीम रजा जी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान की तरफ से अमेरिका चला जाए, अमेरिका को वापस वो खींच के किसी तरीके से तो ले आया और खुद गायब हो गया। जी देखिए, यहाँ पर है ना, कभी भी ईरान अमेरिका और इसराइल को अलग नहीं समझता, दोनों एक ही है। पार्ट ऑफ द अमेरिका ईरान समझता है, इसराइल अमेरिका का एक पार्ट है। तो अब यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं है। और दोनों मिलके भी 40 दिन में कुछ नहीं कर लिया ईरान का। वो पूरी तरह जिस तरीके से 40 डेज में बमबारी किया ईरान में, अभी वैसी नहीं है फ्रीक्वेंसी, सिर्फ सदर्न पार्ट में ही कर रहा है। कभी वो तेहरान तक आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तेहरान हो, इस्फहान हो, कई से बड़े शहर हैं, वहां पर नहीं आ रहा, सिर्फ कोस्टल बेल्ट में ही मार रहा है। जो सदर्न ईरान है, जो खाड़ी के देश हैं जहां से नेवी वगैरह, वहां पर ही मार रहा है। उसकी कहाँ है क्षमता? अब ईरान अगर अमेरिका की होती तो बहुत बड़ा कर देता, अभी नहीं है। जितना वो 40 डेज में किया क्षमता में, जिस तरीके से बमबारी किया, अभी कहाँ है नहीं। अभी उल्टा ईरान ने कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में उल्टा वो पूरी तरह जहां जहां से इंटरसेप्ट हो रहे थे इनके मिसाइल, उसके ऊपर हमला कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है उसके ऊपर। यानी कि ईरान चाह रहा है कि लंबी जंग चले, जितना लंबा खींचे ईरान के लिए फायदा है। ये इकोनॉमिकली पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, अमेरिका की, स्पेशली अमेरिका और इसराइल सब इकोनॉमी। देखिए, पहले एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, आज बाबुल मंदब भी बंद है। पावर बढ़ गया ना, कम थोड़ी हुआ। पावर बढ़ता है ईरान का। पर अगर ईरान का पावर कम होता तो एक शिप लेके जाके दिखाए अमेरिका, ईरान के मर्जी के बगैर। ईरान जब तक नहीं चाहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबुल मंदब हो, कहीं से भी ईरान के बगैर कहीं से भी मिडिल ईस्ट में कोई कुछ भी हिल नहीं। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया बाबुल मंडेब को, क्योंकि पूछना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। एक तरफ ये तैयारी हो रही है सिरोही सर कि किसी तरीके से हॉर्मुज खुलवाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयारी हो रही है कि बाबुल मंडेब को भी बंद कर दिया जाए। और अगर दोनों ही इस तरीके से बंद रहते हैं तो दुनिया में तो मुझे लगता है हाहाकार मच जाएगा। 20% व्यापार एक जगह से होता है, 22% व्यापार एक जगह से होता है।
बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बब अल मंदेब अगर बंद हो जाता है तो दो रूट जो मेन थे, एक तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से जो जितनी पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं जहां से आयात निर्यात होता था, उसके ऊपर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया और ईरान कोई भी जहाज को जाने नहीं दे रहा। उसके बाद बब अल मंदेब जो कि तकरीबन 29 किलोमीटर चौड़ा है, उसके ऊपर हौतीज बैठे हुए हैं और उन्होंने जो है सऊदी अरेबिया का नाम लेके ब्लॉकेड कर दिया है। तो अगर ये दोनों बंद हो जाते तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो केप ऑफ गुड होप। वो बहुत लंबा पड़ता है। इसके लिए खास तौर पर भारत को, क्योंकि भारत का जितना भी रशिया से ऑयल आता था वो सिर्फ इसी रेड सी से होता, मेडिटेरियन सी से, रेड सी से होता हुआ बब अल मंदेब से उसमें आके फिर अरेबियन सी में मिलता था। तो इसका नुकसान भारत को भी है, चाइना को भी है और बाकी देशों को जो एशियन कंट्रीज हैं उनको भी है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो ग्लोबल क्राइसिस है। लेकिन अब इस समस्या का, जिन्होंने ये समस्या को क्रिएट किया है, और उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को मेन ब्लेम करता हूं और उसमें इजराइल भी शामिल है। अब ये तो उनको ही देखना है कि किस तरीके इसको खोलेंगे, लड़के खोलेंगे, बातचीत करके खोलेंगे, लेकिन ये तो दुनिया के लिए खोलना पड़ेगा हर सूरत में। अब जो कह रहे हैं, बात करें, एक जो सबसे बड़ा जो जिसको कहते तुरप का इक्का है, वो जो है ईरान के पास ये जो दो स्टेट है ये है। इसी की वजह से अमेरिका प्रेशर में है और अमेरिका जो है जल्दी से जल्दी नेगोशिएशन करना चाहते, ईरान भी करना चाहते। ईरान बेशक जो है उनके जो ब्रिगेडियर साहब ने जो बयान दिया है वो अलग बात है, लेकिन ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में गए हैं। आसिम मुनीर के साथ उनकी 55 मिनट तक बातचीत हुई है और कोई सीक्रेट मैसेज मुश्तबा का जो है वहां पे लेके गए हैं। अब आसिम मुनीर साहब अमेरिका से कांटेक्ट करें तो ऐसा नहीं है, डिप्लोमेटिक चैनल जो बैक स्टेज चैनल है वो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई चल रही है। तो ये इसका तो ये है ना सर कि उससे फायदा होगा या नहीं होगा। अरविंद सिंह तेजावत जी, इन बातचीत से कोई फायदा होगा भी भला? अगर बातचीत से फायदा होना होता मीनाक्षी जी तो अब तक हो चुका होता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरअसल जो G7 मीटिंग से पहले प्रेशर बन रहा था तो उसको रिलीज करने के लिए MOU का नाटक किया था, दोनों ने ही, और एक तरीके का स्ट्रेटेजिक पॉज भी चाहिए था ताकि जो मिसाइलें वगैरह उनकी जो पैदावार में जो कमी आ गई थी उसको पॉप अप किया जा सके। और इधर ईरान भी अपने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सेटल करना चाह रहा था, उसको भी एक तरीके का रेस्ट लेने की ज़रूरत थी। तो अब दोनों ने आराम कर लिया, अब दोबारा वापस से लड़ाई होगी और कभी भी फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि लालच और लड़ाई एक साथ बने रहेंगे। अगर अमेरिकन कंपनीज, अगर अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालती रहती है कि हमें तेल चाहिए, हमें वहाँ के ठेके चाहिए, हमें वहाँ ईरान को लूटना है, तो तब तक कैसे शांत रह सकता है यूनाइटेड स्टेट? उनको इलेक्शन में वोट उनको भी चाहिए, हथियार बनाने वाली कंपनियों को अपने हथियार बेचना है, तेल बेचने वाली कंपनियों को ईरान का गैस भंडार बिल्कुल, सबको कहीं ना कहीं अपना फायदा नजर आ रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ये चाहते भी नहीं है कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। खासतौर पर अमेरिका जो ये कह रहा है कि अगर दुनिया भर में तेल सप्लाई नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से आकर के ले लीजिए, उसे अपना सिर्फ उसे बिजनेस नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।